जय हिंद फ्रेंड्स। तो आप लोग टेस्ट दिए हैं, तो वो टेस्ट में आप लोग मिला लीजिए आपका का कितना सही है। और आप लोग टेस्ट देने के लिए जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पे आप लोग 9097170079 इस पे आप लोग SMS करिएगा। आपको टेस्ट देने के लिए हम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपका कितना कितना सही हुआ था। तो एक क्वेश्चन वन क्या था, इसमें दीवाने अमीर को ही पूछ रहा था कि जो नया कृषि विभाग बना था इसका स्थापना कौन किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी लगाए होंगे तो आपका सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। देखिए, तुगलक ने यह कृषि और अकाल की स्थिति से निपटने के लिए इसको बनाया था, लेकिन बाद में यह विफल हो गया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें दे रखा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राग युद्ध का यानी 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, उसका उल्लेख किया गया था। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी लगाए होंगे यानी जो 7वें मंडल हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या हुआ था कि 7वें मंडल में जो पुष्करनी नदी होती हैं उसी तट पे एक युद्ध हुआ था। जो सुदास थे, कौन सा राजा थे? सुदास, जो भरत जन के राजा थे, और 10 राजाओं के विरुद्ध में मतलब कि युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन मंडल में मिलता है? ध्यान रखिएगा, तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में गायत्री का। उसके बाद में 10वें मंडल में किसका पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, पुरुषोत्तम वरुण का यहाँ पे वर्णन मिलता है। चलिए चलते हैं। इसमें लिखा गया था कि 1916 में प्रसिद्ध जो लखनऊ समझौता हुआ था उसके संदर्भ में कुछ कथन था, सत्य और असत्य लिखना है, ठीक है ना। तो इसमें ये में क्या था, इसमें लिखा गया था कि इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। चलिए तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता था, इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार कर रहे थे। सी क्या कहता है कि उग्रवादियों या गरम दल को कांग्रेस को पुनः शामिल नहीं किया गया था, या मदन मोहन मालवीय को कांग्रेस लीग समझौता का विरोध किए थे। देखिए, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी लगाए होंगे तो आपका सही हो जाएगा। इसमें कौन असत्य है, यहाँ पे चुनना था कि कौन गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सारा चीज़ सही लिखा हुआ है, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी नरम दल कांग्रेस का पुनः शामिल नहीं हुआ था। नहीं दोस्त, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस में नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग सब कुछ शामिल हो गया था। ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। इसमें कुल मिलाकर के पहली बार इसमें गरम दल और नरम दल में समझो मतलब कि बंटवारा कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन में। भी ध्यान रखिएगा, सूरत में अधिवेशन में इसका विभाजन हुआ था, लेकिन लखनऊ समझौता में उसको फिर मिला लिया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से किसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1978 में जो निस्तार किया था, बताइए। इसको वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कौन निस्तार किया था? तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या था, लॉर्ड रिपन ने क्या किया था कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कौन लेकर आया था? लॉर्ड लिटल आया था, लिटल लेकर आया था, लेकिन इसको समाप्त कौन किया था? रिपन समाप्त किए थे। आप लोग देखे हों तो सही होगा, ठीक है। आप लोग ये लगाए होंगे तो सही होगा आपका नंबर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष संगति आयोजन स्थल इसमें सम्मिलित नहीं है। देखिए, इसमें मिलान करना है आपको। तो मिलान करने में प्रथम बौद्ध संगीति क्या राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा श्रावस्ती में। तो आप लोग क्या लगाए हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी श्रावस्ती इसका आंसर नहीं हो जाएगा। मतलब कि श्रावस्ती में नहीं हुआ था। चौथा कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें दे रखा है कि शिवाजी की अष्टप्रधान में जो अमात्य क्या कार्य करता था। देखिए, अमात्य जो होता है इसका कार्य क्या था? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी लगाए होंगे तो सही हो जाएगा, यानी वित्त और जो राजस्व मंत्री का काम करता था ये अमात्य, ठीक है। देखिए, इसमें बात करते हैं शिवाजी का प्रशासन को चलाने के लिए 8 मंत्री समूह का मतलब गठन किया गया था। इसको हम क्या बोलते हैं? अष्टप्रधान बोलते हैं। और अमात्य जो होता है, अमात्य या मजूमदार बोलते हैं, ठीक है ना। और यह कार्य क्या करता है? आय व्यय और राजस्व फाइनेंस मतलब लेखा जोखा रखता था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, और एक होता है सर ए नौबत। सर ए नौबत क्या होता है? तो ये क्या होता है? सैन्य मामले का मंत्री होता है। सर ए नौबत किसको बोलते हैं? सैन्य मामले का मंत्री। और विदेश मंत्री को क्या बोलते हैं? सुमंत बोलते थे। उस समय विदेश मंत्री को क्या बोलते थे? सुमंत बोलते थे। ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि गुप्त काल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्के किस नाम से जाना जाता था? बताइए, सोना का जो सिक्का होता था वो किस नाम से जाना? ध्यान रखिए, दिनार। ऑप्शन नंबर बी लगाए होंगे तो सही हो जाएगा, दिनार हो जाएगा। यानी अभी फिलहाल में आप लोग कमेंट कीजिएगा अभी दिनार किसका मतलब कि मुद्रा है। आप लोग जानते होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि किस चोल शासक ने जो गंगैकोंड चोलमपुरम की अपनी नई राजधानी बनाया और गंगैकोंड की
उपाधि धारण की, बताइए गंगकोट की उपाधि कौन धारण किया था? तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी लगाए होंगे तो सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे। ध्यान रखिए। 9 देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख दे रखा है कि अनेकतावाद और जो स्वयंवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस धर्म का दर्शन संबंधित है? बताइए किस धर्म के दर्शन संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लगा लीजिएगा, जैन धर्म से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बात करते हैं अनेकतावाद जैन धर्म का एक प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत होता है। इसके अनुसार में किसी वस्तु या मतलब कि सत्य के अनेक पहलू हैं। नंबर 10 देखते हैं यहाँ पे 1857 के जो विद्रोह में बिहार के क्रांतिकारी नेता जो थे बाबू कुंवर सिंह, यह इनकी मृत्यु कब हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, ये लड़ते हुए मर गए थे और 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर ये होगा तो आप लोग लगा ले होंगे, ठीक है ना। देखिए एक जगदीशपुर से लड़ रहे थे, 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने, और ये भी ध्यान रखिएगा यह एक मतलब कि जमींदार थे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, और ये जो पटना से कौन लड़ रहे थे? पटना से ध्यान रखिएगा वो पीर अली थे, जो कि पुस्तक विक्रेता हुआ करते थे उस समय का, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लेकर आ रहा है, देखते हैं यहाँ पे। आप लोग बताइए जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये आर्टिकल 61 के तहत, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 61 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। अब महाभियोग जब लगेगा तो इनको नोटिस दिया जाता है, राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा राष्ट्रपति को, और बोला जाएगा कि अपने 14 दिन के अंदर में अपना जुर्म को मतलब कि जो कर रहे हैं उसको साबित कीजिए कि आप सही कर रहे हैं। अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा? उसमें महाभियोग लग जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? आर्टिकल 76, इसमें महान्यवादी के बारे में जिक्र किया गया है, और इसमें कहा गया है कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा तो यही जो महान्यवादी होता है यही वकील का काम करता है, राष्ट्रपति को बचाने का कार्य कौन करता है? तो यही महान्यवादी करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ये फ्रेंड्स यहाँ पे कौन नहीं है? तो आप लोग जानते होंगे कि बलवंत राय मेहता समिति है, बी में अशोक मेहता समिति ये भी है, एल.एम. सिंघिया समिति ये भी है, लेकिन ये दिनेश गोस्वामी जो है ना ये नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो बलवंत राय मेहता समिति आया था 1957 में आया था, अशोक मेहता कब आया था? 1977 में, एल.एम. सिंघिया 86 में आया था। ये भी ध्यान रखिएगा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कौन दिलाया था? यही एल.एम. सिंघिया समिति दिलाया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना इस चीज़ को। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। इसमें 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता सबको कब जोड़ा गया था? देखिए समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता को जो बाद में जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था? 42 नंबर का संशोधन किया गया था 1976 में, इसमें जोड़ा गया था। ये भी ध्यान रखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? मिनी संविधान बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए इसमें बहुत सारा काम किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पे आप लोग मिलाते रहिएगा, आपको कितना सही बनाया है आप लोग। देखिए भारत के जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण CAG होता है, कैग का रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, कैग का रिपोर्ट को जो जांच करता है लोकलेखा समिति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए लोकलेखा समिति का स्थापना जो हुआ था ना 1921 में, कब हुआ था? 1921 में किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो कार्य करता है इसमें कुल मिलाकर के 22 लोग शामिल होते हैं, और 15 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं, 15 जो होते हैं लोकसभा से, और 7 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। और ये जो क्या करते हैं कि मतलब कि जो पैसा होता है ना, पैसा का मतलब कि जांच पड़ताल करते हैं CAG। कैग का रिपोर्ट कौन जांच करता है? लोकलेखा समिति सबसे पुरानी समिति हो जाएगी। देखिए यहाँ पे प्रकलन समिति है, प्रकलन समिति बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1950 में स्थापना किया गया था, सबसे 12 कमेटी होता है, भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 15 पे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो सामान्य नागरिक संहिता को रखता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें बताता है कि आर्टिकल 44 यानी 44 बताता है कि सामान्य नागरिक संहिता को बताता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए अनुच्छेद 45 में क्या होता है? 45 बात करते हैं तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा का प्रदान करना होता है, यानी 6 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का देखभाल करना सरकार की जिम्मेवारी होती है। और ध्यान रखिएगा आर्टिकल 40 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पंचायत के बारे में दे रखा है। आर्टिकल 40 में पंचायत है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद द्वारा कितनी अवधि के भीतर अनुमोदन करना पड़ता है? देखिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो कितने दिन के अंदर? तो ध्यान रखिएगा ये 2 माह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 माह के भीतर हो जाएगा। यानी क्या होता है कि आर्टिकल 356, देखिए फ्रेंड्स 356, 365 समझिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है आर्टिकल 356 होता है। इसमें कहा जाता है कि अगर आप जो मतलब कि सरकार का निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो आप पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा।
आर्टिकल 365 में कहा जाता है कि अगर आप संविधान का पालन नहीं करते हैं राज्य सरकार, तो राज्य में क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा। यानी कुल मिलाकर के बात करते हैं तो आर्टिकल 365, आर्टिकल 356 दोनों क्या होता है कि मतलब संबंधित होता है राष्ट्रपति शासन से, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अनुमोदन करने के लिए आपको कम से कम 2 माह के भीतर अनुमोदन करना पड़ता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल में 1 माह के अंदर आपको अनुमोदन करना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये पूरा क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। इसमें दे रखा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रसिद्ध वाद में यानी विवाद में संविधान के मूल ढांचे को सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ध्यान रखिएगा कौन था, तो ये हो जाएगा जो किसान और भारतीय केस बनम, जो केरल राज्य के बीच में केस चला था, उसके बारे में बात कर रहा है। इसमें कहा गया था 24 अप्रैल 1973 में सुप्रीम कोर्ट अब तक जो मतलब कि सबसे बड़ी जज, यहाँ पे 13 जज बैठक हुआ था इस केस के लिए, और इसमें कहा गया था कि जो 7 जज हैं इसमें हाँ कहे थे और जो 6 जज हैं वो ना कहे थे। देखिए, इसमें क्या हुआ था कि इसमें बोला गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है और उसमें संशोधन भी किया जाएगा, लेकिन मूल ढांचा में चेंज नहीं किया जाएगा, ये भी कहा गया था किसान और भारतीय केस में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। देखिए, जम्मू कश्मीर को कौन दर्रा जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी लगाए हो तो सही हो जाएगा, बनिहाल दर्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बनिहाल। देखिए, यहाँ पे बनिहाल दर्रा पीर पंजाल और पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कहाँ पे, पीर पंजाल में है, और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है, जम्मू और कश्मीर को यहाँ पे ये जोड़ता है। जो जवाहर सुरंग होता है इसी दर्रा से होकर गुजरती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जवाहर सुरंग जो जिला जो होता है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ता है, जो जिला जोड़ता है, और जो सिपकिला होता है यह हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है, भी ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, इसमें योग जलप्रपात जो होता है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। योग जलप्रपात ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा सरस्वती नदी। ऑप्शन नंबर ए लगाए होंगे तो आपका सही होगा। इसमें ध्यान रखिएगा कि जोग जलप्रपात होता है जिसे हम महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, हम कर्नाटक के सरस्वती नदी पर स्थित हैं और भारत का सबसे ऊंचा और सुंदर जलप्रपातों में से एक होता है। नर्मदा नदी पर एक कौन सा है, मतलब कि धुआंधार होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यहाँ पे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बायरन द्वीप है कहाँ स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो बायरन द्वीप होता है, कहाँ पे है, तो ध्यान रखिए अंडमान निकोबार में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगाए होंगे तो सही हो जाएगा, अंडमान निकोबार। देखिए, बायरन द्वीप भारत का ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय द्वीप मतलब ज्वालामुखी होता है, और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित होता है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मतलब कि अंडमान हिस्से में पड़ता है, और इसके पास ही एक नरकोंडम होता है। क्या होता है, नरकोंडम होता है, जो कि ज्वालामुखी ही होता है, लेकिन यह क्या होता है, सुप्त होता है, यानी ये सक्रिय नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये भी अंडमान निकोबार में ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। देखिए, डेल्टा का निर्माण कौन नहीं करती हैं, वो क्या करती है, एचुअरी का निर्माण करती हैं। तो आप 2 नदियों का ध्यान रखिएगा, एक नर्मदा हो जाएगा, एक तापी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए, नर्मदा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं कि भूमध्य सागर की कुंजी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी बात करते हैं तो किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, जिब्राल्टर जल डमरू को कहा जाता है। देखिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे चलते हैं क्योंकि सोल्यूशन करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है ना, कल से अच्छा से होगा। देखिए क्वेश्चन 23 भारत में सर्वाधिक जो काली मिट्टी होती हैं जो किस राज्य में विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। यह दक्कन के पठारों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, और ये गुजरात में भी पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, स्वतः जुताई वाला भी मिट्टी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन 24 देखते हैं। यहाँ पे पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर जो वायुमंडलीय परतों की सही क्रम बताइए। देखिए जो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाइएगा तो जो वायुमंडल होता है उसके सही क्रम बताइए। सबसे पहले बात करते हैं तो सौमंडल आता है, ठीक है, जिसमें बारिश आंधी तूफान आता है सौमंडल में। उसके बाद में समताप मंडल आता है, सही बात है। उसके बाद में मतलब क्या होता है तो समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल होता है, आयन मंडल होता है, उसके बाद में बाह्य मंडल होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए लगाए होंगे तो सही हो जाएगा, यानी पहले सौमंडल हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में समताप मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल, उसके बाद में आयन मंडल। आयन मंडल में आप लोगों का जो हलो हलो बोलते हैं, जो मोबाइल का कनेक्शन होता है, सब आयन मंडल में। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहा काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, जो उपग्रह फोन से लैस, देखिए सेटेलाइट से लेस हैं, यह किस राज्य में बना है। तो ध्यान रखिएगा
यह हो जाएगा असम में, ऑप्शन नंबर बी। और ये भी ध्यान रखिएगा जो काजीरंगा नेशनल पार्क हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो क्या हो जाएगा एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए, एक सींग वाला गेंडा के लिए काजीरंगा प्रसिद्ध हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। और यहाँ पे बात करते हैं हाल ही में किस देश ने नई मुद्रा एक जिग का लॉन्च किया गया है, सोने के भंडार पर आधारित है, यह कहाँ का है, बताइए जी कहाँ का है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिम्बाब्वे, ठीक है, तो हो जाएगा जिम्बाब्वे, आप लगा के चलिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 27 देखिए, इसमें ऑपरेशन अजय पढ़ाए थे भारत सरकार द्वारा हाल ही में किस उद्देश्य द्वारा चलाया गया था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। इसमें इजराइल और हमास संघर्ष में भारतीय लोगों को बचाना, यानी इजराइल में और हमास में युद्ध हो रहा था, उसमें भारतीय लोग जो फंसे थे, भारतीय लोग को वापस भारत में लाना, इसका मतलब परम लक्ष्य था अजय का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में COP29 आयोजन कहाँ किया गया था। देखिए COP29 का आयोजन कहाँ किया गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, बाकू का अजरबैजान में, यानी अब अगर अजरबैजान का राजधानी कहाँ हो जाएगा, बाकू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, हाल ही में किससे भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न या मरणोपरांत मतलब कि शामिल किया गया है, और जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बताइए किसको शामिल किया गया है अभी फिलहाल में, कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, किसको, कर्पूरी ठाकुर को। देखिए फ्रेंड बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक, क्या बोलते हैं इनको, जननायक भी बोलते हैं, ध्यान रखिए कर्पूरी ठाकुर को 2024 में मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न सम्मानित किया गया। और जो समाज में वंचित, पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्गों को उत्थान के लिए सामाजिक न्याय अपने पूरे जीवन समर्पित कर दिए थे ये व्यक्ति, बहुत ही मतलब कि अपने जीवन में बहुत। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं यहाँ पे देखिए, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। देखिए फ्रेंड्स नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो तो PM होते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे कौन हो जाएगा, अशोक कुमार लाहौरी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा कौन हो जाएगा, अशोक कुमार, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है तो ध्यान रखिएगा अशोक कुमार, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, सब लोगों का नंबर इसमें मिल जाएगा। देखिए नीति आयोग का जो स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 में स्थापित किया गया था, किसके मतलब कि स्थान पर किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, यह योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ होता है। देखिए फ्रेंड्स IMF बात करें या वर्ल्ड बैंक करें, वर्ल्ड बैंक दोनों का स्थापना जो हुआ था वाशिंगटन DC में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, ठीक है, 1945 में किया गया था। और इसको क्या बोलते हैं, जुड़वा बहन बोलते हैं, भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन 32 में क्या होता है, इसमें यक्षगान होता है। यक्षगान किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बताइए। यक्षगान जो होता है कहाँ होता है, तो कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, ठीक है। देखिए यक्षगान होता है कर्नाटक का प्रसिद्ध जो पारंपरिक लोक नृत्य होता है, जिससे भारी रंग रूप, वेशभूषा और संगीत के माध्यम से रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाओं को मंचन किया जाता है, यानी मंच पे इसको दर्शाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मोहिनीअट्टम कहाँ होता है फ्रेंड्स, मोहिनीअट्टम केरल का हो जाता है। कथकली कहाँ होता है, कथकली का हो जाएगा केरल का ही होता है। कथक कहाँ का होता है, उत्तर प्रदेश का होता है, भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 33 पे, ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, यानी ओजोन परत में जो डॉप्सन मापा जाता है वो उसकी मतलब मोटाई जो होती है पतली होती रही, मतलब पतली होने के कारण में इसमें क्या होता था कि एक प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, इसमें बैठक बुलाया गया था। कब बैठक हुआ था, ध्यान रखिएगा, इसमें जो साइन किया गया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर ये बी लगाए होंगे तो सही होगा, 1987 में। कब, 87 में। चलिए इसमें क्या होता है, ओजोन परत दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड्स, इसमें बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछ चुका था, 16 सितंबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 16 सितंबर 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में अंतर्राष्ट्रीय संधि पर सहमति बनी, जिसके कारण दुनिया भर में हर साल 16 सितंबर को हम ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन 14 देखिए, यहाँ पे लिखा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, ते भी पढ़ा चुके हैं, तो कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी लगाए होंगे तो सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स महात्मा गांधी बहुत सारे पुस्तक लिखे थे और ये मूल रूप से गुजराती भाषा में थी, कौन भाषा में, गुजराती भाषा में अपनी आत्मकथा के रूप में दर्शाए थे। देखिए यहाँ पे बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू जो थे डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखे थे, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद में एक और पुस्तक था रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक, ध्यान रखिएगा, और मेघनाथ देसाई। देखिए डिस्कवरी बोलेगा तो मतलब जवाहरलाल नेहरू, री बोलेगा तो ध्यान रखिएगा रीडिस्कवरी, तो क्या हो जाएगा, मेघनाथ सहाय हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 35 पे, काबुल लमजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान होता है, तो कहाँ है, ध्यान रखिएगा, आसाम में हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा,
ये मतलब कि सॉरी मणिपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगाए हो तो सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये तैरता हुआ कभी स्कूल इसके पास चला जाता है तो कभी घर इसके पास में रहता है, यानी स्कूल भी तैरता रहता है यहाँ का, स्कूल मतलब घर भी तैरता रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक मात्र तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान होता है। ये कहाँ पे है तो मणिपुर में है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन 36 देखते हैं। यहाँ पे कलिंग पुरस्कार के बारे में दे रखा है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, बताइए कलिंग पुरस्कार के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। एक कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार में बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होता है और जो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। कौन देता है यूनेस्को? इसको शुरुआत 1952 में, और उड़ीसा का प्रसिद्ध जो नेता बिजू पटनायक थे उनके मतलब कि सम्मान में दिया जाता है, भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 37 में। इसमें दे रखा है कि केंद्रीय जो चावल अनुसंधान संस्थान जो CRRI कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा ये कटक हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते फ्रेंड्स, और चावल अनुसंधान वर्ल्ड में कहाँ हो जाएगा, मनीला हो जाएगा। क्वेश्चन 38 देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है, बताइए सदिश राशि के बारे में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, सॉरी सदिश राशि नहीं है, यानी अदिश राशि के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो देखिए जो सदिश राशि नहीं होगा, यानी जिसके पास में एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर। तो स्केलर के पास में क्या होता है कि केवल और केवल मास होता है, लेकिन जो वेक्टर होता है उसके पास में डायरेक्शन भी होता है, मास भी होता है। ठीक है, सब कुछ होता है। तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा, विद्युत धारा हो जाएगा। विद्युत धारा जो होता है वो क्या होता है, सदिश राशि नहीं होता है, अदिश राशि होता है, भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 पे। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए, यानी कोई वस्तु का जो वेलोसिटी होता है दोगुना कर दी जाए, इसकी गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि मतलब K = ½ mv² होता है, यानी जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, जिसमें दे रखा है कि किसी वस्तु का वेग, यानी जो वेग होता है mv², दोगुना कर दिया जाए तो उसका जो गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी लगा लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 पे देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें दे रखा है कि तारों का टिमटिमाना का मुख्य कारण क्या होता है, बताइए तारा जो टिमटिमाता है उसका मुख्य कारण क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। वायुमंडलीय अपरिवर्तन होता है, यानी रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन अलग होता है, रिफ्रैक्शन अलग होता है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ध्यान रखिएगा TIR पे काम करता है, TIR पे काम करता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, यानी बात करें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और इसकी खोज कौन किया था, आप लोग कमेंट बताइएगा। तो क्वेश्चन 42 देखते हैं। यहाँ पे 42 में क्या होता है कि जो फ्यूज स्टार मुख्य रूप से विशेषताएं क्या होनी चाहिए, जो फ्यूज तार होती है उसमें विशेषताएं क्या होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा उसकी विशेषताएं सबसे उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए, यानी अब वोल्टेज ज़्यादा दें तो जैसे मान लीजिए फिलामेंट होता है, यानी जो बल्ब होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, यहाँ पे जो फिलामेंट होता है ये ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो गलेगा नहीं, और इसका जो टंगस्टन का बना होता है और 3500 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे मतलब कवर करने का इसका क्षमता रहता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 43। यहाँ पे मतलब जो पीतल ब्रास होता है निम्नलिखित में से किन धातुओं से मिलकर बना होता है, तो पिताजी ध्यान रखिएगा, पिताजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे याद हो जाएगा। पी से पीतल हो जाएगा, ता से तांबा हो जाएगा, जी से जिंक हो जाएगा। तांबा और जिंक का बना होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तांबा जिंक का चीज़ में है तो तांबा जिंक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहे होंगे तो तांबा जिंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे चलते फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों का सही हो रहा होगा क्वेश्चन, आप लोग सेट में बताइएगा। एक क्वेश्चन नंबर 44, ऑयल में वर्षा जो एसिड रन होता है मुख्य रूप से कौन सा गैस मतलब उत्तरदायी होता है, तो ध्यान रखिएगा जो एसिड रन का जो मुख्य रूप से गैस होती है, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। यहाँ पे जो SO2 होता है, NO2 होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 45 पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है क्या, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, बी लगा लीजिएगा। CaSO4 ½ H2O होता है। ठीक है ना, ½ H2O हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग कहाँ करते हैं फ्रेंड्स, कहाँ पे, जहाँ मान लीजिए कि किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो वहाँ पे प्लास्टर जो किया जाता है वहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग किया जाता है। और जो चूना होता है या मूर्ति बनाया जाता है तो मूर्ति के मतलब में उसका भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्रयोग किया जाता है, भी ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 46 देखते हैं। यहाँ बात करते हैं कि जो फॉली गैस यानी जो हंसने वाला गैस होता है रासायनिक नाम क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं,
मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि होता है सेकंड लार्जेस्ट, मतलब कि सेकंड 12 ग्रंथि होता है, ठीक है। सबसे छोटा कौन हो जाएगा, पीनियल हो जाता है। पीनियल में क्या होता है, तो पीनियल में आपको मतलब कि बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, लेकिन जो पीयूष ग्रंथि होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा हार्मोन निकाला जाता है। हार्मोन निकलने के कारण क्या होता है कि शरीर में वृद्धि होते रहता है, भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते, सारा चीज़ पढ़ा चुके हैं, पढ़े होंगे तो आप लोग क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर ले होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये भी पढ़ा चुके हैं। कोशिका का पावर हाउस बात करते हैं तो कौन हो जाएगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, आत्महत्या का थैली बोलते हैं, ये अपने आप फट जाता है। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन का फैक्ट्री होता है, ये भी जान। गोल्जी बॉडी क्या होता है, गोल्जी क्या बात करते हैं तो देखिए जो एनर्जी होता है उसको पैक कर करके, पैकेजिंग कर करके ट्रांसपोर्ट का काम करता है गोल्जी बॉडी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन मानव शरीर के किस अंग ग्रंथि में प्रभावित होती हैं, बताइए। इंसुलिन जो होती है किस अंग में प्रभावित होती हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लगा लीजिएगा, अग्नाशय हो जाएगा। अग्नाशय ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अग्नाशय जो होती हैं तो जो पेनक्रियाज मतलब कि 22 रवि हो जाएगा ग्रंथि, अंत रवि दोनों ग्रंथि होते हैं, यानी मिश्रित ग्लैंड होता है। इसमें हार्मोन निकलता है और यहाँ पे एंजाइम भी निकलता है। इसमें कोशिकाएँ पाई जाती हैं, यहाँ पे अल्फा बीटा और डेल्टा कोशिकाएँ पाई जाती हैं। तो बीटा कोशिकाएं में क्या पाई जाती हैं, तो यहाँ पे इंसुलिन। इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें बात करते हैं जस्ता पाया जाएगा, यानी जिंक पाए जाते हैं, भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 बात करते हैं कि पौधे में जल परिवहन, जो ट्रांसपोर्शन ऑफ मतलब वाटर होता है, किन ऊतक के माध्यम से होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर बी लगा के चलिएगा, ऑप्शन नंबर बी जाइलम। जाइलम जो होता है पेड़ की एक ही दिशा में काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई यहाँ पे पेड़ हो गया, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो पेड़ होने के बाद में क्या होगा कि यहाँ से पानी ऊपर जाएगा, यानी एक ही दिशा में पानी को ट्रांसफर कौन करता है, तो जाइलम। लेकिन फ्लोएम बात करते हैं तो फ्लोएम खाना को चारों दिशाओं में फैला देता है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो अपना कमेंट में बताइएगा कि आपको कितना सही हुआ, ईमानदारी आइएगा, ठीक है ना, गूगल सहारा नहीं लेना है।